वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि अगर सुप्रिया सुले एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती है तो ये अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि सुप्रिया सुले एक संतुलित नेता है और वो प्रगतिशील विचारों में विश्वास करती है। हर कोई सुप्रिया सुले को बड़ा होते देखना चाहेगा और सभी इसे पसंद करेंगे। मी जेवढं त्यांना ओळखते तेवढं ते अतिशय बॅलन्स्ड आणि त्याही पुरोगामी विचारांना मानणारा आहेत आणि सुप्रियाताईंना मोठं झालेलं बघणं हे सगळ्यांनाच आवडेल. आम्हाला तर नक्कीच आवडेल, पण महाराष्ट्राला पण आवडेल. मला नाही माहिती, तो त्यांचा इंटरनल विषय आहे, कोण सोबत आहे कोण नाही. पण आम्ही ज्यावेळेला सुप्रियाताईंकडे बघतो त्यावेळेला असं म्हणायला काहीच हरकत नाही आहे की आमचे विचार जुळतात आणि ते त्यांच्या पक्षाच्या अध्यक्ष जर झाल्या तर शेवटी शरद पवार साहेबांची लेक आहे. त्यांच्यासमोर जडणघडणीमध्ये लहानाची मोठी झालेली आहे आणि महाराष्ट्राची लेक मोठी होते आहे हे बघायला नक्कीच आवडेल सगळ्यांना। शरद पवार ने 2 मई को एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। इस पर कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शरद पवार को अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद पर रहना चाहिए, वहां विकास आघाड़ी को उनकी जरूरत है। पवार साहेब हे राष्ट्रवादीचेच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील फुले शाहू आंबेडकरी विचारसरणीच्या जनतेच्या मनाचे नेते आहेत आणि त्यांनी राष्ट्रवादीचं अध्यक्षपद सोडणं हा एक प्रकारे महाविकास आघाडीच्या स्थित्यंतराच्या काळामधला मोठा अडसर ठरेल। सोनियाजी, उद्धवजी आणि पवार साहेबांनी मिळून महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाला रोखण्याचं जे मोठं काम केलेलं आहे त्या कामाला कदाचित पवार साहेबांच्या राजीनाम्यामुळे तडा जाऊ शकतो आणि म्हणून पवार साहेबांसारख्या नेत्याची आज राष्ट्रवादीलाच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्राला त्याची गरज आहे। आणि त्यांच्यानंतर कोण, तर त्यांच्यानंतर आज तरी राष्ट्रवादीमध्ये संपूर्ण राष्ट्रवादी पक्षाला सांभाळणारा नेता आणि फक्त राष्ट्रवादीचेच नव्हे तर इतरही पक्षांचे, काँग्रेसचे, शिवसेनेचे नेते सांभाळण्याचं काम पवार साहेबांनीच केलेलं आहे। त्याच्यामुळे त्यांच्या एवढा सर्वमान्य नेता आज तरी महाराष्ट्रामध्ये दिसत नाही आणि त्यांनी पदावर राहणं, त्यांचं वय चालतं फिरतं आहे, त्यांचं डोकं अत्यंत तीक्ष्ण आहे, त्याच्यामुळे त्यांनी पदावर राहायला हवं आणि राष्ट्रवादीचे जे लोक राजीनामा देत आहेत ते पवार साहेबांवर एक प्रकारे दबाव टाकण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे आणि ते योग्यही आहे, त्यात काही वावगं नाही। अमरावती जिले में करीब एक सप्ताह से झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 4 मई जिले में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार तक बारिश के साथ गर्जना की भी संभावना जताई गई है। अमरावती जिले में इस बार अप्रैल के बाद मई के महीने में भी बारिश हो रही है। लगातार हो रही भारी बारिश से नुकसान हो रहा है। पिछले एक सप्ताह में हुई ओलावृष्टि और आंधी तूफान से किसान बेहाल हो गए हैं, जबकि अभी भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रादेशिक मौसम विभाग ने 3 मई को जिले में येलो अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग ने अमरावती जिले में गरज के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है। इसी तरह हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी और 4 मई को ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। इस दिन कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। जिला प्रशासन ने किसानों से खेतों में काम करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। साथ ही बारिश की संभावना को देखते हुए आवश्यक उपाय करने और कृषि उपज को सुरक्षित स्थान पर रखने की अपील की है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के ठेका कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि समेत कई अन्य मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया है। इस आंदोलन से कामकाज प्रभावित हुआ है। पिछले 20 से 25 सालों से 2200 से अधिक ठेका कर्मचारी क्षय रोग नियंत्रण विभाग में अपनी जान जोखिम में डालकर काफी कम वेतन पर कार्य कर रहे हैं। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर महाराष्ट्र राज्य संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कर्मचारी संगठन द्वारा कई बार सरकार को निवेदन सौंपा गया, लेकिन इन कर्मचारियों को सरकार से आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिला। सरकार द्वारा इन कर्मचारियों की मांग पर ध्यान नहीं दिए जाने से कर्मचारी संगठन ने 1 मई से महाराष्ट्र दिवस पर पेन एंड डाटा एंट्री बंद आंदोलन शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के ठेका कर्मियों ने कुल 7 मांगों को लेकर आंदोलन की शुरुआत की है। इसमें वेतन
वेतन वृद्धि के साथ ही सभी कर्मचारियों को स्थायी रूप से समायोजित करने की मांग शामिल है। साथ ही सभी कार्यरत कर्मचारियों के लिए APF तत्काल लागू किया जाए। संचारी रोगों के लिए कार्यरत कर्मचारियों के लिए 5,000 रुपये प्रतिमाह का जोखिम भत्ता तुरंत लागू करने और ऐसी कई अन्य मांगे शामिल है। सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमाअंतर्गत हा जो जिल्हा अमरावती जिल्ह्यात गेल्या 22 वर्षापासून मी नियमितपणे कामकाज करत आहे, पण ज्या पद्धतीनं आम्ही शासनाची क्षयरुग्णांची सेवा करतो त्या पद्धतीनं आम्हाला कुठल्याही प्रकारचा शासन व्यवस्थितरित्या मासिक मानधन म्हणा, पेट्रोल म्हणा, कुठल्याही पद्धतीनं आम्हाला प्राप्त होत नाही। जे मानधन मिळते ते आमच्या संसाराच्या दृष्टीनं फार कमी प्रमाणात मिळते। तसंच आज दिनांक 2 मे 2023 रोजी माननीय जिल्हा क्षयरोग अधिकारी कार्यालय अमरावती येथे आम्ही आमच्या विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केलेले आहे। शासनाचे जे पदाधिकारी आहे, शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी सुद्धा या उपक्रमाला सकारात्मक दृष्ट्या घेऊ असे आम्हाला स्पष्ट सांगितले आहे। अमरावती महानगर पालिका द्वारा भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। नागरिकों और समाज के बीच रक्तदान और रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ आपातकालीन स्थितियों में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए नागरिकों को जागरूक करने के लिए अमरावती मनपा ने विशेष शिविर का आयोजन किया। अमरावती के मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टेकर के निर्देशानुसार बुधवार को अमरावती मनपा के ठेकेदार संघ कार्यालय में महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान जीवन दान है, रक्तदान ही श्रेष्ठ दान है। स्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान जरूरतमंद मरीजों की जान बचाने के लिए किया जाता है, इसलिए रक्तदान को श्रेष्ठ दान कहा जाता है। मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टेकर ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों व नागरिकों से रक्तदान कर नगर निगम का सहयोग करने की अपील की। इस रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान कर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाई। शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सांसद सुप्रिया सुले का नाम अध्यक्ष पद के लिए चर्चा में है। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एनसीपी में वंशवादी व्यवस्था है। उन्होंने एनसीपी पर भाई भतीजेवाद का आरोप लगाते हुए तीखी आलोचना करते हुए कहा कि वो एक परिवार के अलावा कुछ और नहीं सोच सकते। निश्चितच ही बाब संपूर्णतः राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची, राष्ट्रवादीच्या सदस्यांच्या अखत्यारीत आहे आणि त्याच्यामुळं कोण नवा अध्यक्ष होतो, फक्त एकच गोष्ट आहे की एका कुटुंबाच्या शिवाय ते विचार करू शकत नाही। तसं भारतीय जनता पक्षामध्ये नाही आहे। एक सामान्य कार्यकर्ता म्हणजे त्याला कोणती कौटुंबिक किंवा राजकीय पार्श्वभूमी नसली तरी तो राष्ट्रीय अध्यक्षापर्यंत पोहोचू शकतो, हे भारतीय जनता पक्षाने सातत्याने दाखवलं आहे। परंतु एकेका पक्षाचं एक संस्कृती असते। काही पक्ष फक्त आपल्या घराण्याची संस्कृती मानतात आणि त्या घराण्यातलाच माणूस असला तर तो अध्यक्ष होऊ शकतो, तोच आपल्याला विचार देऊ शकतो, अशी व्यक्तिपूजक सुद्धा काही पक्षाची धारणा असू शकते। आणि त्यामुळं जे काही ऐकायला येत आहे ते व्यक्तिपूजनामुळं किंवा घराण्याशी बांधिलकी असल्यामुळं ते तसं पाहायला मिळतं। राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के 10 संकायों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों CET परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 6 मई तक बढ़ा दी गई है। अमरावती के प्राचार्य डॉक्टर शशांक देशमुख ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी। महाराष्ट्रातील 4 कृषी विद्यापीठात जवळपास 10 विद्याशाखांमध्ये पदव्युत्तर परीक्षा ही CET सेल मार्फत घेतली जाते। 1350 पेक्षा अधिक जागांसाठी ही परीक्षा घेतली जाते, ज्यातून विद्यार्थी विविध पदव्युत्तर कार्यक्रमात, अभ्यासक्रमात प्रवेश घेत असतात। परंतु यावर्षी कोरोना काळापासून जे आपलं वेळापत्रक कोलमडलं होतं ते अजूनही जागेवर येत नसल्यामुळे विविध महाविद्यालयांच्या अंतिम वर्षाच्या उशिरा झालेल्या परीक्षा किंवा कृषी विभागाच्या विविध शाखांच्या स्पर्धात्मक परीक्षा याच कालावधीत असल्यामुळे विद्यार्थी अभ्यासात व्यस्त होते। या सर्व बाबींचा विचार करून CET सेलद्वारे
महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ परीक्षा मंडळाने हा एक निर्णय घेतला की कृषी पदव्युत्तर सीईटी अर्जासाठी 6 मेपर्यंत अर्ज आपल्याला भरता येईल. त्यामुळे जे विद्यार्थी ह्या PGचा सीईटी सेलची म्हणजे एंट्राची फॉर्म होऊ नाही शकले त्यांना अतिशय एक चांगली संधी याद्वारे शासनाने दिलेली आहे. अमरावती जिले के मेलघाट वन विभाग द्वारा शुक्रवार 5 मई को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प में 6 वन्य जीव वर्गों में प्राणी गणना की जाएगी. इसके लिए 150 से अधिक मचानों को ऑनलाइन आरक्षण के माध्यम से उपलब्ध करा दिया गया है. निसर्ग अनुभव म्हणून आपण एक मचार टुरिझम जे आहे बुद्ध पौर्णिमेला दरवर्षी आयोजित करत असतो. तर ह्या वर्षीसुद्धा मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पामध्ये आपण निसर्ग अनुभव हा कार्यक्रम राबवतो आहे. तर वेगळं सांगायचं झालं तर मागच्या वर्षी आपल्याकडे 450 मचाणी होत्या आणि ह्या वर्षी एकूण आपल्या 165 मचाणी आहेत. आणि मागच्या वर्षी जशी आपण तयारी केली होती ती यावर्षी पण आपण तयारी करतो आहे. त्याच्यामध्ये जे पर्यटक आहेत ते मेळघाटमध्ये जे ठराविक ठिकाण आहे तिथे ते रिपोर्टिंग करतील आणि त्याच्यानंतर त्यांना ब्रीफिंग केलं जाईल आणि नेहमीप्रमाणे त्यांचा एक फीडबॅक फॉर्मही असेल आणि त्याच पद्धतीने त्यांना काही प्राणी दिसले ते प्राण्याची त्यांनी नोंद करण्यासाठी त्यांना फॉर्म पण दिला जाईल. याच्या व्यतिरिक्त मेळघाटची माहिती देण्यासाठी म्हणजे मेळघाटची माहिती त्यांना जास्तीत जास्त मिळावी यासाठी आम्ही मेळघाटचं कॉफी टेबल बुकसुद्धा त्यांना देणार आहे आणि मेळघाटची कॅब देणार आहे. तर अशा पद्धतीने यावर्षी आपण जो निसर्ग अनुभव कार्यक्रम राबवणार आहे. अकोला शहर के अकोट फैल क्षेत्र के शंकर नगर में रात के समय 2 गुटों में पथराव व मारपीट हो गई. इस झड़प में 4 से 5 मोटरसाइकिल की तोड़फोड़ की गई जिससे इलाके में तनाव का माहौल निर्माण हो गया है. पिछले 2 दिनों से शंकर नगर के 2 गुटों में मामूली कारणों से विवाद चल रहा था. मंगलवार रात करीब 11 बजे ये विवाद पथराव और हाथापाई में तब्दील हो गया. इस घटना से इलाके में तनाव निर्माण हो गया. अकोला शहर के सभी थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. फिलहाल स्थिति पर नियंत्रण है और इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है. पथराव में कई कारों को नुकसान पहुंचा है. पुलिस ने शंकर नगर इलाके से 4 से 5 लोगों को हिरासत में लिया है जबकि अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत APL किसान लाभार्थियों को अनाज की जगह 150 रुपये प्रतिमाह देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया था, लेकिन जिला तहसील कार्यालय से इसकी जानकारी जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय को नहीं मिलने के कारण ये प्रक्रिया बंद थी. अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और जिले के 39,439 किसान परिवारों को करीब 2 लाख APL कार्ड धारकों को प्रतिमाह 150 रुपये मिलेंगे. अंत्योदय खाद्य योजना के अंतर्गत APL नारंगी राशन कार्ड धारक किसान लाभार्थियों सहित प्राथमिकता वाले परिवारों के राशन कार्ड लाभार्थियों को राशन की दुकानों से प्रतिमाह खाद्यान्न वितरित किया जाता था. पिछले 6 माह से APL नारंगी राशन कार्ड धारकों के किसान लाभार्थियों को राशन दुकानों से खाद्यान्न का लाभ बंद किया गया. इसी पृष्ठभूमि में सरकार ने मार्च के प्रारंभ में APL लाभार्थियों को खाद्यान्न के बदले प्रति व्यक्ति 150 रुपये प्रतिमाह देने का निर्णय लिया था. इसके अनुसार जनवरी 2023 से 150 रुपये प्रतिमाह की अनुदान राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जानी है. बीते माह जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय को सरकार से 8 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई थी, लेकिन 2 महीने बीतने के बाद भी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है. जिला आपूर्ति अधिकारी BU काले ने किसानों से आह्वान किया है कि वे अपने राशन दुकानदारों के पास अपने बैंक खाते और अन्य दस्तावेज जमा कराएं. उन्होंने कहा कि यदि ये दस्तावेज जमा करा दिए जाते हैं तो APL किसान परिवार के लाभार्थियों के खाते में 150 रुपये प्रतिमाह राशि जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. राज्य शासनानं जे आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आहेत 14 त्यांचे न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती.